हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 25 और 26 अक्टूबर के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने सभी क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट लिए हैं जो कि आपके सभी अपकमिंग एग्जाम में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। और इस वीडियो का PDF आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया, अदरवाइज आप लोग डायरेक्टली भी सर्च कर सकते हैं लॉजिक पाठशाला 16। तो आपको ग्रुप मिलेगा जहाँ पे आपको डेली बेसिस पे जो भी आपको वीडियोस प्रोवाइड की जाती हैं, यहाँ पे आपको सभी की जो है PDF फाइल्स आसानी से मिल जाएंगी। तो चलिए फिर इस इंपॉर्टेंट सेशन को शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट डे से। तो वर्ल्ड पोलियो डे, तो विश्व पोलियो दिवस जो है 24 अक्टूबर के दिन ये दिन ऑब्जर्व किया जाता है। इस दिन पोलियो इरेडिकेशन के बारे में या पोलियो वैक्सीनेशन के बारे में देखिए अवेयरनेस फैलाई जाती है और दुनिया के हर कोने से पोलियो इरेडिकेशन की जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से ये दिन मनाया जाता है। बात करते हैं इस बार की थीम क्या रही, तो वर्ल्ड पोलियो डे 2022 एंड बियॉन्ड अ हेल्दियर फ्यूचर फॉर मदर्स एंड चिल्ड्रन, ये इस बार की जो है 2022 की इसकी थीम रही है। तो क्वेश्चन के साथ साथ या आपको डे के साथ साथ कि कब मनाया जाता है उसकी थीम भी हमें एग्जैक्ट ध्यान रखनी है। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन 1, और क्वेश्चन 1 भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, इंडियन ओरिजिन ऋषि सुनक हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ द यूनाइटेड किंगडम रिसेंटली। तो क्वेश्चन में क्वेश्चन क्या बन गया कि अभी यूनाइटेड किंगडम के जो नए प्राइम मिनिस्टर बनी हैं उनका नाम क्या है, ऋषि सुनक, और ये भारतीय मूल के हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से पूछा गया है कि हु इज़ द यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ द यूके इन यूकेज हिस्ट्री, कि भाई यूके के इतिहास में यूनाइटेड किंगडम के जो सबसे कम उम्र के प्राइम मिनिस्टर रहे वो कौन रहे। तो उनका नाम क्या था, विलियम पिट। ये सबसे कम उम्र के जो है वो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर बने थे पूरे यूके के इतिहास में। 24 की एज में ही ये यहाँ के प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हुए थे। अभी प्रेजेंट की बात करते हैं, जो ऋषि सुनक हैं ये 42 ईयर ओल्ड हैं और इन्होंने रिप्लेस किया लिज ट्रस, जो कि सबसे कम टाइम में या कह लीजिए सबसे कम दिनों तक ही ये यहाँ की प्राइम मिनिस्टर रहीं। और ऋषि सुनक यूके की मॉडर्न जो हिस्ट्री है उसमें सबसे यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर हैं। तो कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे हम सिर्फ यूके की मॉडर्न हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम ओवरऑल यूके की हिस्ट्री की बात करते हैं तो उसमें जो सबसे यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर रहे थे उनका नाम क्या था, विलियम पिट। 24 साल की एज में यहाँ के प्राइम मिनिस्टर बने 1801 में, 1801 में। हाल फिलहाल के कुछ और प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट की बात करें तो न्यूली अपॉइंटेड की बात करें तो स्वीडन में अभी नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने, उल्फ क्रिस्टनसन। इराक के प्रेसिडेंट बनी है अब्दुल लतीफ़ रशीद। ऑस्ट्रिया में प्रेसिडेंट बनी है अलेक्जेंडर वेन डेर बेलन, ये यहाँ के इनका दूसरा कार्यकाल रहा है ये। सऊदी अरेबिया के प्राइम मिनिस्टर बनी है मोहम्मद बिन सलमान। और इटली की पहली वुमेन प्राइम मिनिस्टर बनी है, उनका नाम है जॉर्जिया मेलोनी। तो ये सभी हाल ही में अपॉइंट हुए हैं, तो ये भी हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज एम्बेसी हैज़ फाइल्ड एन एप्लीकेशन सीकिंग GI टैग फॉर निहोनचू, जो कि एक एल्कोहलिक बेवरेज है। तो किस देश के जो दूतावास है उन्होंने एक एल्कोहलिक बेवरेज जिसको निहोनचू कहते हैं उसके लिए GI टैग की मांग करते हुए एक आवेदन जो है वो दायर किया है। तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा जापान। तो जापान कंट्री की एम्बेसी के द्वारा ये फाइल किया गया है और इससे पता चला है कि पहली बार है कि जब जापान के किसी भी प्रोडक्ट ने चेन्नई में जो GI रजिस्ट्री है उसमें जो है वो अपनी GI टैग के लिए फाइल किया है। निहोनचू एक देखिए एल्कोहलिक बेवरेज है, ये एक स्पेशल बेवरेज है जो कि फर्मेंटेड जो राइस होता है जो किण्वित करने या चावल को किण्वित करने से जो है वो ये बेवरेज बनता है। और लोग इसे देखिए ट्रेडिशनली इसे ड्रिंक मानते हैं और स्पेशल ओकेजन जैसे कुछ फेस्टिवल्स हो गया, वेडिंग्स है या फ्यूनरल्स है किसी का, तो उसमें जो है वो इस ट्रेडिशनल ड्रिंक को यूज़ करते हैं। कभी कभी वो डेली बेसिस पे भी इसको यूज़ करते हैं, तो काफ़ी वहाँ की वो ये ट्रेडिशनल ड्रिंक इसको कहा जाता है जापान की। रिसेंट के कुछ और GI टैग्स की बात करते हैं तो देखिए तमिलनाडु से क्या है, करीपुर कलमकारी पेंटिंग, इसे GI टैग मिला है। कंदंगी साड़ी ये भी तमिलनाडु से है। इसके बाद नारासिंगापिट्टई नागास्वरम, ये भी तमिलनाडु से प्रोडक्ट है जिसे GI टैग मिला है।
कन्याकुमारी क्लोव, इसे जीआई टैग मिला है तमिलनाडु स्टेट से। वड़ा कोलम राइस जो कि है महाराष्ट्र में काफ़ी फेमस। एंड अलीबाग वाइट ऑनियन, ये भी महाराष्ट्र का ही प्रोडक्ट है जिसे मिला है जीआई टैग। तो ये अभी कुछ टाइम पहले की ही, रिसेंट की ही है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF हैज़ एडेड विच कंट्री टू द लिस्ट ऑफ हाई रिस्क कंट्रीज, जिसे हम कहते हैं ब्लैक लिस्ट। हाल ही में किस कंट्री को ब्लैक लिस्ट के में जो है वो शामिल किया है, ऐड किया है FATF ने? तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे म्यांमार। तो हाल ही में FATF ने म्यांमार को ब्लैक लिस्ट में ऐड किया है। म्यांमार को मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग का मुकाबला करने के लिए जो भी उनकी स्ट्रेटेजिक डिफिशियंसीज थी या जो भी उनकी रणनीतिक कमियां थी, उसके कारण ही म्यांमार को ब्लैक लिस्ट में जोड़ा गया है। म्यांमार तीसरी कंट्री है जिसको जो है ब्लैक लिस्ट में शामिल किया गया, अलॉन्ग विथ नॉर्थ कोरिया और ईरान। तो नॉर्थ कोरिया, ईरान को भी इस सूची में शामिल किया गया और म्यांमार जो है वो तीसरी कंट्री बनी है जो कि इसमें शामिल हुई है। FATF की बात करते हैं, ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी स्थापना हुई 1989 में G7 के इनिशिएटिव पे, ताकि जो मनी लॉन्ड्रिंग है, टेररिज्म फाइनेंसिंग है, उनसे कॉम्बैट या उनसे लड़ा जा सके। दो टाइप की इसमें लिस्ट होती है, एक होती है ब्लैक लिस्ट, एक होती है ग्रे लिस्ट। ग्रे लिस्ट जो कंसिडर्ड करता है वो सेफ हेवन्स फॉर सपोर्टिंग, जैसे आप टेरर फंडिंग या मनी लॉन्ड्रिंग को सपोर्ट कर रही हैं तो उसको उन सबको अगर आप ऐसा करते हो तो ग्रे लिस्ट में रखा जाएगा। कंट्रीज़ जो कि नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज़ होंगी, जो जिन्हें नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज़ जाना जाता है, उनको ब्लैक लिस्ट में रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, द इंडियन एंड US मिलिट्रीज कैरिड आउट अ 3-day जॉइंट ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एक्सरसाइज इन विशाखापट्टनम। तो ये एक्सरसाइज किसके बीच में हुई? इंडिया और US की मिलिट्री के बीच में हुई। ये भी याद रखेंगे कहाँ पे हुई? विशाखापट्टनम में। अच्छा, एक्सरसाइज का नाम अगर बात करें तो इसका नाम क्या है? टाइगर ट्रम्प जो है इस एक्सरसाइज का नाम है। क्वेश्चन 2-3 तरीके से बन सकता है कि ये एक्सरसाइज कहाँ पे हुई, किन कंट्रीज़ के बीच में हुई, ऐसे भी ध्यान रखें। तो ये एक्सरसाइज जो है ये सेकंड कोलैबोरेशन है इंडिया और US की मिलिट्री के बीच में, कि जो डिज़ास्टर रिलीफ यानी आपदा राहत समन्वय में ये दूसरा कोलैबोरेशन है दोनों देशों के बीच में। जो पहली एक्सरसाइज हुई थी वो नवंबर 2019 में 9 दिनों तक हुई थी और ये भी कहाँ पे हुई थी? विशाखापट्टनम में हुई थी। और ये दूसरी बार ही हो रही है तो इसलिए इसे ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। कुछ और एक्सरसाइज की बात करें जो कि 2022 में हुई है, बाइनियल पैसिफिक ड्रैगन बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस एक्सरसाइज। ये साउथ कोरिया, यूनाइटेड स्टेट्स और जापान की मिलिट्री के बीच में कहाँ पे हुई? कोस्ट ऑफ हवाई यानी हवाई के तट पे। इसके अलावा अल नज़ा फोर्थ जो एक्सरसाइज है ये इंडिया और ओमान के बीच में हुई है और ये कौन सा एडिशन हुआ है? फोर्थ। हुई कहाँ पे है? राजस्थान में। नेक्स्ट एक्सरसाइज है एक्स बिनबैक्स 2022। ये हुई है इंडिया वियतनाम के बीच में, एडिशन है इसका तीसरा और हुई है हरियाणा में। इंडिया जापान के बीच में कंडक्ट हुई है मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज यानी MPX और ये हुई है अंडमान सी में। तो एक्सरसाइज कहाँ पे हो रही है ये भी हमें एग्ज़ाम के पर्पज़ से ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हु लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर अ न्यू एयर बेस एट देसा इन दी बनासकंठा डिस्ट्रिक्ट ऑफ नॉर्थ गुजरात नियर द इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर। तो पाकिस्तान, भारत पाकिस्तान की जो सीमा है उसके पास उत्तरी गुजरात के बनासकंठा जिले में दीसा जगह है जहाँ पे एक नए हवाई अड्डे की आधारशिला रखी गई। ये आधारशिला किसने रखी है? तो सही आंसर हो जाएगा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये आधारशिला रखी गई है। तो दीसा जो है वो बनासकंठा में डेवलप किया जा रहा 4519 एकड़ क्षेत्र में फैला एक ग्रीनफील्ड जो है वो एयरबेस है और इसको अप्रूवल तो 2020 में मिल गया था, लेकिन अब इसको फाइनली इसको जो है वो इसकी आधारशिला रखी गई, तो अब इसका कंस्ट्रक्शन जो है शुरू हो जाएगा गुजरात के दीसा में। कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो कि प्राइम मिनिस्टर जी से रिलेटेड है, जो कि भी हाल फिलहाल में ही हुई हैं, उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने हिमाचल प्रदेश में जो एम्स अभी ओपन हुआ है बिलासपुर में, इसको इनॉग्रेट किया।
चौथी जो वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू हुई है हिमाचल प्रदेश में, इसका इनॉग्रेशन भी मोदी जी ने ही किया है। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने श्री महाकाल लो कॉम्प्लेक्स का भी इनॉग्रेशन किया, और ये ध्यान रखेंगे उज्जैन। नेक्स्ट ध्यान रखेंगे हिमाचल प्रदेश के चंबा में 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला भी किसने रखी है? प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने ही रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ती हैं। नेशनल आयुर्वेदा डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन द ओकेजन ऑफ धन्वंतरी जयंती, यानी धनतेरस भी इसे ऑब्जर्व किया जाता है हर एक साल 2016 से। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है ये बताना है। तो इस बार जो 7th, पहला देखिए स्टेटमेंट क्या है, 7th नेशनल आयुर्वेदा डे सेलिब्रेट हुआ 23 अक्टूबर को। थीम रखी गई हर दिन हर घर आयुर्वेदा। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष जो है वो सेलिब्रेट करती है आयुर्वेदा को हर एक साल। तो फ्रेंड्स, अगर हम तीनों स्टेटमेंट की बात करें तो ये तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं, इसलिए आपका आंसर होगा डी, कि जो आयुर्वेदा डे है इस बार ऑब्जर्व किया गया है 23 अक्टूबर को, जिस दिन धनतेरस था, और ये इस बार कौन सा है? 7th। थीम भी ध्यान रखेंगे, हर दिन हर घर आयुर्वेदा जो है फ्रेंड्स इसकी थीम रही है। इसका मेन उद्देश्य ये होता है कि हमारी जो डेली लाइफ है उसको डेली लाइफ में सुधार करने के लिए जो आयुर्वेदा की इम्पॉर्टेंस है, जो उसकी वैल्यू है, उसके बारे में अवेयरनेस बढ़ाना, और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा ही जो है इसे हर साल जो है मनाया जाता है। तो ये सभी पॉइंट्स हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इंडियाज़ फर्स्ट माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन मुंबई महाराष्ट्र, इट इज़ डेवलप्ड बाय विच डिपार्टमेंट। तो ये ध्यान रखेंगे, ये पहला माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम है जिसे मुंबई महाराष्ट्र में जो है इसका उद्घाटन किया गया। तो ये पॉइंट भी याद रखना। अब बात करें इसे डेवलप किस डिपार्टमेंट ने किया है, तो सही आंसर हमारा हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा जो है इसे डेवलप किया गया है। तो ये इंडिया का पहला माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम है। इसका उद्देश्य ये होगा कि जितनी भी माइग्रेंट प्रेग्नेंट वुमेन्स हो गई या लैक्टेटिंग मदर्स हैं, जो स्तनपान कराने वाली महिलाएं हैं, चिल्ड्रन हैं, उनके बारे में तुरंत ही जो है वो जो भी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन है वो प्रदान करना, यही इस सिस्टम का मेन पर्पस रहेगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट इन एसोसिएशन विद द यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट हैज़ लॉन्च्ड द आउट ऑफ फॉरेस्ट ट्रीज इन इंडिया प्रोग्राम। तो किस राज्य सरकार ने यूएस एजेंसी जो है USAID के सहयोग से जो टोफी कार्यक्रम है, जिसे हम कहते हैं आउट ऑफ फॉरेस्ट ट्रीज इन इंडिया, इस प्रोग्राम को शुरू किया है। तो ये प्रोग्राम किसके द्वारा शुरू किया गया है? आंसर हो जाएगा असम ने फ्रेंड्स इसको शुरू किया है। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि इस टोफी प्रोग्राम का मेन उद्देश्य क्या होगा कि स्टेट में जो ट्रेडिशनल फॉरेस्ट है उनके आउटसाइड जो भी ट्रीज़ कवरेज है उनको एक्सपेंड करने के लिए जो फार्मर्स हो गई, जो कंपनीज़ हैं या जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस है, उनको एक साथ लेके आना, ताकि हम जो ये वृक्षों का विस्तार है उसको और भी ज़्यादा कर सकें, यानी जो कवरेज एरिया है उसको और भी ज़्यादा बढ़ा सकें। असम उन 7 राज्यों में से एक है जहाँ पे अमेरिका टोफी कार्यक्रम के तहत 25 मिलियन तक का जो है वो आवंटन किया जाएगा। यहाँ पे हम उन 7 स्टेट की अगर हम बात करें, वो 7 स्टेट और कौन कौन सी हैं? आंध्र प्रदेश, हरियाणा, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश। तो असम जो है वो वन ऑफ द 7 स्टेट्स में से एक स्टेट कौन सी है? असम है। असम की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो असम की कैपिटल है दिसपुर, चीफ मिनिस्टर हैं हिमांता विश्व शर्मा, गवर्नर हैं जगदीश मुखी। नेशनल पार्क में यहाँ पे है काजीरंगा, नामेरी, मानस नेशनल पार्क, डिब्रू साइखोवा, औरंग नेशनल पार्क, रायमोना फॉरेस्ट सेंचुरी और देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अगला क्वेश्चन है, आइकॉनिक फिल्म जिसका नाम है पाथेर पंचली हैज़ बीन डिक्लेयर्ड द बेस्ट इंडियन फिल्म ऑफ ऑल टाइम बाय इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स। तो इसमें बेस्ट फिल्म को जो है इसे घोषित किया है। इस फिल्म के डायरेक्टर कौन है ये बताना है। तो जो पैथर पांचाली है, इस फिल्म के डायरेक्टर हैं लेजेंडरी फिल्म मेकर सत्यजीत रे।
सत्यजीत रे ने इस फिल्म को जो है वो डायरेक्ट किया था और ये फिल्म रिलीज़ कब हुई थी? 1955 में रिलीज़ हुई थी, जिसको बेस्ट इंडियन फिल्म डिक्लेयर किया गया है अभी ऑल टाइम बाय इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, हु वॉन इंडियाज थर्ड पेरिस 2024 ओलंपिक कोटा प्लेस एट द ऑनगोइंग ISSF वर्ल्ड चैम्पियनशिप इन कायरो इजिप्ट। तो अभी जो कायरो इजिप्ट में जो चैम्पियनशिप चल रही है ISSF, उसमें भारत का जो तीसरा ओलंपिक कोटा है वो किसने जीता है? और ये ओलंपिक कब होंगे? 2024 में होंगे। सही आंसर है स्वप्निल कुशाले ने तीसरा ओलंपिक कोटा जीता है। और इन्होंने कुसाले जो है ये पुरुषों की 50 मीटर जो राइफल पोजीशन इवेंट हुआ था उसमें 4th प्लेस पे रहे थे। इंडिया के लिए जो पहला पेरिस या पहला जो ओलंपिक कोटा था शूटिंग में वो किसने जीता था? ये भी याद रखेंगे, भुवनेश मंदिरत्ता ने जीता था मेंस की ट्रैप इवेंट में एट दी शॉर्ट गन वर्ल्ड चैम्पियनशिप इन क्रोएशिया। तो ये भी हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट एवर इंडियन रेसलर टू विन अ गोल्ड मेडल एट अंडर 23 वर्ल्ड रेसलिंग चैम्पियनशिप। तो अंडर 23 विश्व कुश्ती चैम्पियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन बनी है? यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा अमन शेहरावत। देखिए ध्यान रखेंगे इन्होंने कौन सा मेडल जीता है, क्वेश्चन आपसे बदल कर भी पूछ सकते हैं। और अगर हम इंडिया की बात करें तो अंडर 20 वर्ल्ड रेसलिंग चैम्पियनशिप में इंडिया ने जीते हैं टोटल 6 मेडल, 1 गोल्ड, 1 सिल्वर मेडल और 4 जीते हैं ब्रॉन्ज मेडल। इससे पहले साजन भानवाला ये फर्स्ट ग्रेको रोमन रेसलर बने थे इंडिया से जिन्होंने जीता था ब्रॉन्ज मेडल अंडर 23 की चैम्पियनशिप में। नेक्स्ट आ गई अभी फार्मूला 1 रेस। यहाँ से डेफिनेटली आपको क्वेश्चन मिलेगा एग्जाम के लिए, तो अच्छे से ध्यान रखेंगे कि कौन सा फार्मूला 1 रेसिंग ड्राइवर हैं जिन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स जीती है। तो भाई मैक्स वर्स्टैपिन ने अगेन एक और फार्मूला 1 रेस जीत ली है। मैक्स वर्स्टैपिन जो है वो रेड बुल के रेसर हैं और ध्यान रखेंगे कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, ये भी एग्जाम में पूछ सकते हैं, नीदरलैंड से। इससे अगर फार्मूला 1 की बात करें तो लुइस हैमिल्टन जो है इसमें 2nd पोजीशन पे रहे और फरारी के चार्ल्स लेक्लर्क इसमें रहे 3री पोजीशन पे। ये मैक्स वर्स्टैपिन का 75th पोडियम फिनिश था और 33rd जो है उनके करियर की जीत थी। अगर हम 2022 सीज़न की बात करते इसी सीज़न में उनकी ये 13वीं जीत है। कुछ और विनर्स की बात करें तो सिंगापुर फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स जीती सर्जियो पेरेस ने, डच फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वर्स्टैपिन ने जीती है, बेल्जियन और हंगेरियन भी मैक्स वर्स्टैपिन ने ही जीती है, बहरीन ग्रैंड प्रिक्स जो है ये फरारी के रेसर चार्ल्स लेक्लर्क ने जीती है। तो इसी के साथ हमारे क्वेश्चंस सभी कंप्लीट हो गए हैं। चलिए स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करते हैं। हम आर्टिकल्स की बात कर रहे हैं तो अब हम बात करते हैं DPSP से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो पहला क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सीक्स टू एस्टेब्लिश इकोनॉमिक एंड सोशल डेमोक्रेसी इन द कंट्री। तो संविधान का कौन सा भाग है देश में आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना चाहता है? तो कौन सा भाग है वो? तो उसे कहते हैं हम DPSP यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये कौन से पार्ट में है? ये है पार्ट 4 में और 36 से लेके 51 तक के आर्टिकल आपके DPSP में आते हैं, ये भी हमें ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, द पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस आर एस्टेब्लिश्ड एज पर कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्शन ऑफ डैश। तो पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना किसके संवैधानिक निर्देशों के अनुसार की जाती है? तो यहाँ पर भी हमारा सही आंसर हो जाएगा DPSP यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़। अच्छा यहाँ पे देखिए 2 चीज़ें हैं, फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज़। ये दोनों में कभी भी इसको एक मत समझना। फंडामेंटल राइट्स हमारे 6 हैं जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था, पार्ट 3 में इसका वर्णन किया गया है। और अगर हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करते हैं तो वो हमारी हैं 11 ड्यूटीज़। तो ये हमें ध्यान रखना है। फंडामेंटल राइट्स को हमने अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है और फंडामेंटल ड्यूटीज़ को लिया है हमने USSR कॉन्स्टिट्यूशन से। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो हम कभी कभी मिस कर देते हैं एग्ज़ाम में।
अगला क्वेश्चन है विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो कि डिस्क्राइब करती है द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। तो ग्राम पंचायतों के संगठन का वर्णन दिया गया है आर्टिकल नंबर 40 में, जो कि टीपीएसपी के ही अंडर में आता है कि ऑर्गेनाइजिंग विलेज पंचायत एंड गिविंग देम नेसेसरी पावर्स एंड अथॉरिटी। तो ये कहता है 40। अगर हम 41 की बात करते हैं तो ये सिक्योर करता है टू सिक्योर सिटीजन्स, जैसे राइट टू एजुकेशन, राइट टू वर्क, राइट टू पब्लिक असिस्टेंस। ये आपका आर्टिकल 41 के अंडर में आता है, तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिकल डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो कि डिफाइन करता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो समान नागरिक संहिता को कौन सा आर्टिकल वर्णित करता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, याद रखेंगे इसे 100%। आर्टिकल 44। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है इसका मतलब क्या है कि एक कॉमन लॉ सेट करना, जैसे कि मैरिज को लेके, डिवोर्स को लेके, या फिर अडॉप्शन फॉर ऑल इंडियंस हो गया। तो एक तरीके से एक ऐसा लॉ सेट करना जो सबके लिए ही सेम हो, इसी को हमने क्या बोला है? समान नागरिक संहिता। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। इनमें से कौन सा भाई करेक्टली मैच नहीं है? तो देखिए, अगर आप आर्टिकल 39 बोलें तो ये बिल्कुल सही है, इक्वल जस्टिस और फ्री लीगल एड। आर्टिकल 40 बिल्कुल सही, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। 44 अभी हमने पढ़ा, यूनिफॉर्म सिविल कोड। 48 गलत है। आर्टिकल 48 जो है वो जुडिशरी से नहीं संबंधित है, इसका संबंध है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। तो ये जो है कहता है आर्टिकल नंबर 48। तो इसलिए यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल राइट। अब फ्रेंड्स हम लोग रिवाइज कर लेते हैं जो हमने लास्ट वीडियो के क्वेश्चंस करे थे, फटाफट से उनको हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है विच कंट्रीज रग्बी प्लेयर लियाम हैम्सन डाइड। किस देश के रग्बी प्लेयर हैं लियाम हैम्सन जिनका निधन हुआ? तो सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ये सिर्फ 24 ईयर ओल्ड थे, एक ट्रेजिक एक्सीडेंट में इनकी डेथ हो गई। नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी विल द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑन आकाश तत्व। तो आकाश तत्व पर जो पहला सम्मेलन होगा वो 5 से 7 नवंबर के बीच में आयोजित होगा, और कहाँ पर होगा? देहरादून शहर में। अगला है इन विच स्टेट प्राइम मिनिस्टर मोदी जी लॉन्च मिशन डेफ स्पेस। सही आंसर है हमारा गुजरात। नेक्स्ट है विच स्टेट कॉन्स्टिट्यूटेड द पैनल फॉर कंजर्वेशन ऑफ वल्चर्स। गिद्धों के संरक्षण के लिए पैनल का जो गठन किया है वो तमिलनाडु राज्य के द्वारा किया गया। विच IIT वॉन द नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवार्ड। तो ये अवार्ड दोनों सालों के लिए है, 2021 और 2022 के लिए, और ये जीता है IIT मद्रास ने। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरमैन ऑफ क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। 3 सालों के लिए अपॉइंट किया गया है और इनका नाम है जैक्शी साहा। विच कंपनी लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट ग्रीन डेटा सेंटर इन इंडिया। राइट आंसर है फ़ोनपे ने अपना पहला ग्रीन डेटा सेंटर इंडिया में लॉन्च किया। बाय विच ईयर इसरो इज़ प्लानिंग टू लॉन्च चंद्रयान 3 जो कि मून के लिए तीसरा मिशन होगा इंडिया का। तो इसको प्लानिंग कब कर रहा है? तो 2023 में से लॉन्च करने की योजना बना रहा है इसरो। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द मर्सर CFS ग्लोबल पेंशन इंडेक्स। तो फ्रेंड्स भारत की जो इसमें रैंक रही है 41 रही है। Which of the following cities mayor has announced that Diwali will be a public school holiday from 2023? ये अनाउंसमेंट न्यूयॉर्क शहर के मेयर के द्वारा इसकी अनाउंसमेंट की गई। फ्रेंड्स आप लोगों से लास्ट वीडियो का जो क्वेश्चन पूछा गया था, वर्ल्ड ट्यूना डे 2 मई को मनाया जाता है। आर ट्यूना और हेरिटेज ये इसकी थीम रही थी। सेकंड क्वेश्चन था नेशनल मैरीटाइम डे जो कि आपका 5 अप्रैल को मनाया जाता है और इसकी थीम रही सस्टेनेबल शिपिंग बियॉन्ड कोविड-19। थैंक यू सो मच गाइस कि आप लोग रेगुलर बेसिस पे कमेंट करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज का हमारी कमेंट है द्यागरी, अश्विनी एंड प्रिया। थैंक यू सो मच गाइस अगेन वंस अगेन। तो चलिए अब आज के क्वेश्चंस की बात करें। तो पहला क्वेश्चन है
हु विल बी ऑनर्ड विद भारत भूषण अवार्ड इन द ईयर 2022? 2022 में भारत भूषण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? सेकेंड क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द ड्रीम एस 2022 अवार्ड फॉर प्रमोटिंग एजुकेशन? तो इन दोनों के आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसी के साथ फ्रेंड्स हमारी ये वीडियो होती है यहाँ पे कंप्लीट। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं, आपको हमारा जो कंटेंट है वो आपके एग्ज़ाम में आपको हेल्प करता है, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं आप लोगों से मिलूँगी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।